चलिए जी, ठीक है, सही है। सीएनएस पैथो का कल जो थ्योरी का लेक्चर भेजा था वो आप लोगों ने सुन लिया था? में कोई डिफिकल्टी तो नहीं? चलिए ठीक है, सही है। अच्छा, अब ये है कि हमें एमसीक्यूज करने हैं आज इंशाल्लाह। तो हम एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं ताकि टाइम वेस्ट किए बगैर ही हम जो है ना वो एमसीक्यूज हैं काफ़ी, तो साथ साथ ताकि डिस्कस भी होते जाएं और हमारे एमसीक्यूज भी हो जाए। ठीक है, करें स्टार्ट पे। ओके फाइन। ठीक है जी, क्वेश्चन पेज नंबर 921, सीएनएस पैथोलॉजी डबल ए। ठीक हो गया? आवाज कम है? अभी बताइएगा। अभी ठीक है? अच्छा चलें, ठीक है, सही है। अभी मेरे ख्याल से ठीक होगी, पहले से बेहतर। चलें जी, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सीएनएस पैथो, ठीक है, डबल ए बुक, पेज नंबर 921। First, a lady noticed some skin changes with nodules ranging from 0.5 to 2 mm in size. There was a lesion in the brain upon doing CT scan, and also some lesion in the abdomen was noted. Some imaging techniques. What is the mutation involved? तो ये न्यूरोफाइब्रोसिस 1 है। न्यूरोफाइब्रोसिस 1 में मैंने आप लोगों को बोला था कि आपके पास इस तरह की हिस्ट्री आएगी कि एब्डोमिनल कोई जो है वो स्वेलिंग होगी। ठीक है, एब्डोमिनल। अभी भी आवाज कम है? अभी तो मैं सही ऊंचा बोल रही हूँ वैसे। आ रही है आवाज अब तो सही। अभी मुझे बताइएगा आवाज का। अभी तो मैं परफेक्ट। थैंक यू। ओके। अच्छा जी, सही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आप लोगों को पहले भी मैंने भेजी थी रिकॉर्डिंग, उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1 होगी उसके अंदर फियोक्रोमोसाइटोमा की वजह से जो है वो एब्डोमिनल स्वेलिंग आएगी या एब्डोमिनल नोड्यूल्स वगैरह आएंगे। ठीक है, तो वो न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1 की वजह से है। ठीक हो गया। और न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2 किन किन चीजों में होगा? अच्छा, तो सॉरी वो बीच में, तो न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2 जो है वो दो चीजों में होगा, आई में और ईयर में। ठीक है, वेस्टिबुलर श्वानोमा और कैटरेक्ट, दो दो चीजों के अंदर न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2 होगा। ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, द पेशेंट हैविंग द नेक स्वेलिंग विद द ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स इज डायग्नोसिस विद व्हाट? तो ये माइस्थीनिया ग्रेविस है। ठीक है, जिसके अंदर थाइमोमा हो जाता है। ठीक है, माइस्थीनिया ग्रेविस की कॉम्प्लिकेशन क्या है? थाइमोमा। ठीक है, तो माइस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट्स में जहां पे ड्रूपिंग ऑफ आईलिड होगी वहां पे थाइमोमा भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, इसीलिए इसमें एंटीबॉडीज अगेंस्ट एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, द पेशेंट प्रेजेंटेड विद अ बायलैटरल डोसिस
विद मसल वेस्टिंग ऑन मास्टिकेशन। सुटेबल पैथोलॉजी क्या है? माइस्थीनिया ग्रेविस, ठीक है। माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर हमारे पास जो है वो बायलैटरल टोसिस आती है, इसके अलावा मसल वेस्टिंग आएगी। तो ये माइस्थीनिया ग्रेविस है। अब आप बाकी चीजों में देखें तो लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम होता है, उसके अंदर जो है वो प्री साइनेप्टिक चैनल्स का फर्क होता है, उसमें टोसिस वगैरह की प्रेजेंटेशन नहीं आती है, ठीक है। गुलेन बेयर सिंड्रोम जो मैंने आपको बताया था उसके अंदर असेंडिंग पैरालिसिस आती है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है कि हम चीजों को रूल आउट कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द पेशेंट प्रेजेंटेड विद nasopharyngitis and lymphadenopathy. These features are also carried by the organism that causes which of these? तो एप्स्टन बार वायरस होता है जो कि नेजोफरेंजाइटिस करता है, ठीक है। तो एप्स्टन बार वायरस बर्किट लिम्फोमा भी करता है, नेजोफरेंजाइटिस भी करता है, ठीक है, और लिम्फेडिनोपैथी भी करता है, ठीक है। तो नेजल इन्वॉल्वमेंट जो है इसी तरह ही आता है। नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा किसकी वजह से होता है? एप्स्टन बार वायरस की वजह से। और ओरोफेरेंजियल कार्सिनोमा एचपीवी की वजह से। ठीक हो गया, सही है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5, द यंग फीमेल प्रेजेंटेड विद एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस। जब भी आपके पास एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस आए, दैट इज इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। हमेशा याद रखना है, ठीक है। एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस हमारे पास इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के अंदर आती है। क्वेश्चन नंबर 6, द ब्रेन ट्यूमर मोस्ट कॉमनली अकर आफ्टर रेडिएशन। तो मेनिंजियोमा जो है वो मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर है जो कि रेडिएशंस के बाद होता है, ठीक है। फिर मोस्ट कॉमन प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर कौन सा होता है? मोस्ट कॉमन प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर ग्लायोमा। मोस्ट कॉमन बिनाइन ब्रेन ट्यूमर, बिनाइन ब्रेन ट्यूमर मेनिंजियोमा, वेरी गुड। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्लायल ट्यूमर, एस्ट्रोसाइटोमा। जी फैप इज पॉजिटिव इन, जी फैप इज पॉजिटिव इन, हाँ, एस्ट्रोसाइटोमा। एंड द अदर वन इज ग्लायोब्लास्टोमा, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। यही एमसीक्यूज आते हैं, इसी तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 7, द प्राइमरी सीएनएस ट्यूमर कौन सा है? ग्लायल सेल ट्यूमर। क्वेश्चन नंबर 8, हाइड्रोसेफेलस मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? ये मैं पहले भी कई दफा डिस्कस कर चुकी हूँ। एक्विडक्ट ऑफ सेल्वियस या एक्विडक्टल स्टेनोसिस। ये कौन से वेंट्रिकल्स के दरमियान होती है? थर्ड एंड, डॉक्टर जावेद नो प्लीज, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है जी। हाँ, थर्ड, ओके ओके, 3 एंड 4, वेरी गुड। अच्छा जी, लैटरल एंड थर्ड वेंट्रिकल के दरमियान फोरामेन कौन सा होता है? फोरामेन मोनरो, वेरी गुड। अच्छा ठीक है। और सब एराकिनॉइड स्पेस और फोर्थ वेंट्रिकल के साथ कौन सा होता है? और लश्का और मेजेंडे, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, सब एराकिनॉइड स्पेस जो है वो बहुत सेंसिटिव पार्ट क्यों होता है? सेंसिटिव पार्ट ऑफ ब्रेन क्यों है सब सर्कल ऑफ विलिस? वेरी गुड डॉक्टर हाजा। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये रिपीट है, ये भी हमने अभी रिवाइज किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये भी रिपीट है, ये कुशिंग रिफ्लेक्स का पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, लॉस ऑफ अकोमोडेशन रिफ्लेक्स लीन इन विच एरिया? तो अकोमोडेशन के डबल सी से याद रखना है
कि लॉस ऑफ अकोमोडेशन रिफ्लेक्स होगा तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, अकोमोडेशन में डबल सी है, ठीक है, तो उसके अंदर सेरिब्रल कॉर्टेक्स अकोमोडेशन के अंदर, और लाइट रिफ्लेक्स के अंदर प्री टेक्टम एरिया, ठीक है। लाइट रिफ्लेक्स के अंदर कौन सा है? प्री टेक्टम एरिया। हमारे पास जो है ना मिड ब्रेन के अंदर प्री टेक्टम एरिया होता है। मैं आपको लोगों को भी दिखा देती हूँ, न्यूरो एनाटॉमी में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी पिक्चर शेयर कर रही हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। ये जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन का ये जो पार्ट होता है, टेक्टम, टेगमेंटम और क्रस सेरेब्राई, यहाँ पे ये प्री टेक्टम एरिया होता है, ठीक है। तो प्री टेक्टम एरिया में लाइट रिफ्लेक्स लॉस्ट होता है। बाज दफा हमारे पास एमसीक्यूज आता है प्री टेक्टम लिखा हुआ लाइट रिफ्लेक्स के लिए, बाज दफा आता है प्री टेक्टम और मिड ब्रेन दोनों लिखा हुआ। तो मोर प्रिसाइजली प्री टेक्टम एरिया, अगर लाइट रिफ्लेक्स लॉस है तो प्री टेक्टम इज ग्रेटर देन मिड ब्रेन, हमेशा ये याद रखनी है बात, ठीक है। बेशक वो मिड ब्रेन का ही पार्ट है एक, लेकिन प्री टेक्टम को ज्यादा उसको प्रेफर करना है ओवर मिड ब्रेन। एक बात, दूसरा, जब अकोमोडेशन लॉस होगी तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स का मसला होगा, ठीक है। तो इन दोनों चीजों को फर्क रखना है, ठीक हो गया। अच्छा, और अगर थर्ड नर्व इन्वॉल्वमेंट होगी अकोमोडेशन के बाद तो फिर मिड ब्रेन है, क्योंकि थर्ड नर्व जो है वो मिड ब्रेन से क्रॉस कर रही होती है, ठीक है। न्यूरो में हम इंशाल्लाह जो नर्व्स पढ़ेंगे तो मैं उनको आपको बताऊंगी कि कौन सी नर्व कौन से पार्ट से निकल रही होती है, ठीक है। तो उसके अंदर ब्रेन स्टेम में जब हम नर्व्स करेंगे फ्रॉम विच पार्ट, तो थर्ड नर्व का भी बस इतना याद कर लें क्योंकि वो मिड ब्रेन से निकलती है। तो अगर लॉस ऑफ अकोमोडेशन अलोंग विद द थर्ड नर्व जो है वो पॉलिसी हो जाती है या थर्ड नर्व इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, तो वो मिड ब्रेन का एरिया होगा, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, a 48 years old male presented with a complaint of severe headache and blurring of vision. Doctor performed the lumbar puncture. We found the CSF is blood stained. तो xanthochronic stained CSF किस में होगा? सब एरेकनॉइड हेमरेज में, ठीक है। और सब एरेकनॉइड हेमरेज में क्या चीज डैमेज होगी, क्या होगा? बेरी एनोरिज्म। और इसमें हम कौन सी मेडिसिन देंगे सब एरेकनॉइड हेमरेज में? वेरी गुड, हिमोडिप, ठीक हो गया। बाकी सबने सुने हैं लेक्चर की नहीं? अभी कुछ बच्चे चले जो रिप्लाई करें मुझे, ये तो है कि आप लोगों ने सुना तो है लेक्चर। चले, ओके, चले चले, ठीक है, सही है। जो रिप्लाई करे मुझे समझ आ रही है उन्होंने सुना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13. A 40-year-old hypertensive man had thalamic hemorrhage. The most prominent finding on the examination of his sensory system will be what? तो हाइपरस्थेसिया। अच्छा, जो थैलेमस होता है, थैलेमस हमारा रिले सेंटर होता है, आपकी बहुत सारी सेंसेशन, टेस्ट सेंसेशन, टच सेंसेशंस, इनके सबका रिले सेंटर होता है थैलेमस में। आपने फिजियो की क्लास में थैलेमस के जो है वो न्यूक्लियाई भी पढ़े हैं, ठीक है। तो थैलेमस के डिफरेंट न्यूक्लियाइज के अंदर डिफरेंट रिले सेंटर्स बनते होते हैं, ठीक है। अब जब भी थैलेमिक थैलेमिक डैमेज होता है, थैलेमस डैमेज होता है, तो उसके अंदर हमारे पास एक मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन आती है, दैट इज द थैलेमिक पेन सिंड्रोम, जिसमें सेंसरी इंफॉर्मेशन इस तरह आती है कि पेशेंट को आप थोड़ा सा भी टच करेंगे, ठीक है, तो उसको बहुत शदीद पेन होगी। तो माइल्ड टच से भी उसको शदीद पेन होगी, इसे कहते हैं थैलेमिक पेन सिंड्रोम, जिसमें हाइपरस्थीसिया होता है और ये थैलेमिक डैमेज की वजह से होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14. Point that distinguish partial transaction of spinal complete transaction. अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो पार्शियल और कंप्लीट ट्रांजैक्शन है, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर कंप्लीट ट्रांजैक्शन हो जाएगी तो वो स्पाइनल शॉक की कंडीशन हो जाएगी, और अगर पार्शियल ट्रांजैक्शन होगी तो फिर उसके अंदर हेमिप्रेसिस,
ठीक है, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती है। हेमीप्लेजिया हो जाएगा, क्वाड्रिप्लेजिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये पार्शियल के अंदर, लेकिन जो कंप्लीट है उसमें स्पाइनल शॉक की कंडीशन होगी। 15 विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेज सब्सटेंशिया टेलेंटोसा। तो पेन के जो फाइबर्स होते हैं वो सब्सटेंशिया टेलेंटोसा के अंदर जाके रिले सेंटर के अंदर रिले करते हैं। टेस्ट के किधर रिले करते हैं? ट्रैक्टस सॉलिटेरस, वेरी गुड, ठीक है। तो ये इस तरह भी याद कर सकते हैं कि पेन के, जब पेन होती है किसी को तो उसको जेल लगाने को देते हैं ना, मोस्ट कॉमन ये डिक्लोरान वोरन जेल देते हैं। तो सब्सटेंशिया जेलेंटनोजा में पेन के फाइबर्स जाते हैं, ठीक है। और टेस्ट के कहाँ जाते हैं? ट्रैक्टस सॉलिटेरस के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, 16, 17 रिपीट है, ठीक है। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 18, द बेल्स फिनोमेना इज व्हाट। तो बेल्स फिनोमेना और बेल्स पाल्सी में बहुत फर्क है। जब आप फेशियल नर्व की एग्जामिनेशन के दौरान पेशेंट को ये कहते हैं कि अपनी आंखें बंद करें, तो उस दौरान अगर, ठीक है, उनको कहते हैं आंखें बंद करें जोर से, हमें खोलने नहीं देनी, ठीक है। तो उस दौरान क्या होता है कि जब वो आंखें बंद कर रहा होता है, उस वक्त जो है वो आई बॉल अगर अपवर्ड मूव करे आंखें बंद करते हुए, तो उसे हम बेल्स फिनोमेना कहते हैं, ठीक है। तो बेल्स फिनोमेना इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम बेल्स palsy। क्वेश्चन नंबर 20, a 14-year-old with a fluctuating type of deafness on examination, tympanic membrane retracted inward। बेल्स palsy के साथ एसोसिएटेड हो सकता है बेल्स फिनोमेना। अच्छा, रेनी टेस्ट इज नेगेटिव, वेपर लेटराइज टू द अफेक्टेड ईयर। तो क्या होगा, जो वेपर जो है अगर अफेक्टेड ईयर की तरफ जा रहा है तो दैट इज द कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस, तो एस्टिशियन ट्यूब ब्लॉकेज हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, द हेयरिंग इंप्रूव इन द नॉइजी इन्वायरमेंट, इसे ऑटोसेक्लेरोसिस कहते हैं। ऐसे पेशेंट जिनकी नॉइजी इन्वायरमेंट में हेयरिंग इंप्रूव हो जाती है उसे ऑटोसेक्लेरोसिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, स्ट्रोक पेशेंट विद इरेगुलर ब्रीदिंग। तो स्ट्रोक के पेशेंट में, सीएनएस के पेशेंट में चेन स्ट्रोक ब्रीदिंग, स्ट्रोक का पेशेंट है चेन स्ट्रोक ब्रीदिंग, ठीक है। और डीकेए में, डीकेए में कॉस्मोल ब्रीदिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, द पेशेंट हैविंग फीवर, neck rigidity and slight shortness of breath. CSF reports reveal increased lymphocyte glucose 40 and proteins 400. What is the likely diagnosis? अच्छा, ये आपने किया है मेनिंजाइटिस का वो जो टेबल है रफी में? चलें तो फिर इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, आप इसमें उसने हमें बताया है, लिम्फोसाइट्स बताए हैं, ग्लूकोज 40 बताई है, प्रोटीन 400 बताई है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं ग्लूकोज किस में कम होती है? कौन से टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस में ग्लूकोज कम होती है? बैक्टीरियल फाइन, टीबी फाइन, फंगल, ठीक है। तो फिर हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? न्यूट्रोफिल्स कौन से टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस के अंदर मिलेंगे हमें? बैक्टीरियल, वेरी गुड। लिम्फोसाइट हमें किस मेनिंजाइटिस में मिलेंगे? टीबी और वायरल, ठीक है, ठीक है। लेकिन वायरल में क्या होगा? प्रोटीन और ग्लूकोज नॉर्मल होंगे, ठीक है, नॉर्मल होंगे। चलिए, ये आप तो उनकी चीजें रिवाइज है। ओके, 24 ये हम पहले कर चुके हैं। मैं 24 भी हीट स्ट्रोक हीट एग्जॉस्टेशन। अच्छा, इसके बाद आप आ जाओ 29th एमसीक्यूज पे, ठीक है। Question number 29. A patient presents with the nerve deafness in one ear unilateral. The test will show what? तो high sound in the normal ear है। अगर उसकी नर्व डेफनेस है, सेंसोन्यूरिंग हेयरिंग लॉस है, तो वेबर वेबर किस जगह हो जाएगा? हाँ, नॉर्मल जो ईयर है, बेटर ईयर है, उसकी तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो हाई साउंड आएगी नॉर्मल ईयर में।
Question number 30. The jet engineer present to the ENT physicians and complains that he works in an environment of loud noises. ठीक है, ऊंची शोर वाली जगहों पे वो काम करता है. What kind of hearing defect he might be suffering from an audiogram? तो डेफनेस टू द लो फ्रीक्वेंसी साउंड होगी, इसीलिए शोर की जगहों पे जब पेशेंट्स को ऑर्टोसिक्लेरोसिस होती है तो उसमें फिर जो है वो उनको वहां पे जो है वो जिन पेशेंट को सुनाई देता है वो इसीलिए होता है क्योंकि वो एक ऐसे नॉइजी इन्वायरमेंट में काम करते रहते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि डेफनेस उनकी हो जाती है लो फ्रीक्वेंसी साउंड की तरफ और हाई फ्रीक्वेंसी साउंड उन्हें सुनाई दे रही होती है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 31. द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन फीवर क्या है? कि प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस ज्यादा होती है. ठीक है. और एस्पिरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमेशा याद रखना है. अगर वो सिर्फ नॉर्मल एस्पिरिन का आपसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछे तो थ्रोम्बोक्सिन A2 को इनहिबिट करती है, लेकिन अगर फीवर में पूछे तो प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करती है. ये चीज नहीं भूलनी. ठीक है. एमसीक्यूज में दोनों तरीकों से आता है. ठीक है. कॉक्स 1 कॉक्स 2 को भी कर सकती है, लेकिन उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन की ऑप्शंस भी आती है. ठीक है. थ्रोम्बोक्सिन A2 इनहिबिशन और prostaglandin. ठीक है. Question number 32. The male presented with a head injury present with a decreased thirst and decreased plasma osmolality. Cause of decreased thirst is what? अच्छा. सियाल एडीएच के अंदर क्या है? अगर आप लोगों में से किसी ने मेरे साथ एंडो अटेंड तो हमने डिस्कस किया था कि जो सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच है, अब हमारे पास एक चीज होती है हाइपोथैलेमस. ठीक है. हाइपोथैलेमस का जो पिट्यूटरी हमारे पास है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, वहां से वो दो चीजें रिलीज कर रहा है. क्या क्या रिलीज कर रहा है? एडीएच और ऑक्सीटॉक्सिन. ठीक है. सही हो गया. अब ये जो एडीएच होता है ये वाटर की रिटेंशन करता है. ठीक है. जब भी बॉडी के प्लाज्मा में पानी कम हो जाएगा ये पानी रिटेन करेगा. ठीक हो गया. अब जो सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच होता है इसमें ये है कि इनअप्रोप्रिएटली एडीएच बहुत ज्यादा है. ठीक है. जब एडीएच बहुत ज्यादा होता है तो ये क्या करेगा कि प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी कंसंट्रेशन कम कर देगा. ऑस्मोलैरिटी होती है कंसंट्रेशन. ठीक है. सिंपल वे में ये याद कर लो. तो जब पानी अंदर इकट्ठा होता जाएगा तो सॉल्वेंट ज्यादा होगा तो सोल्यूट कम हो जाएगा ना. ठीक है. और सोल्यूट कम होगा तो कंसंट्रेशन क्या होगी? कम हो जाएगी. ठीक है. वो थिक नहीं रहेगी चीज, वो लिक्विड ही ज्यादा हो जाएगी. ठीक है. तो प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी कम कर देता है और यूरिन की ऑस्मोलैरिटी ज्यादा कर देता है. मतलब कि यूरिन जो है वो बहुत कंसंट्रेटेड फॉर्म में निकालना शुरू कर देता है. ठीक है. तो कोई भी ऐसा ट्रॉमा हेड इंजरी जिसकी वजह से जो है वो यूरिन और प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी में बहुत ज्यादा फर्क आने लग जाए उसमें सियाल एडीएच हो सकता है. ठीक है. क्योंकि हेड ट्रॉमा की वजह से हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी डैमेज हो गया तो उसकी वजह से जो है वो सियाल एडीएच हो गया. ये समझ आ गई है पॉइंट सियाल एडीएच की? चलो. ठीक. चलो. Question number 33. The lesion occurred at the caudate and globus pallidus of the brain. There was a loss of GABA in substantia nigra. तो substantia nigra में भले वो GABA की बात करे भला डोपामिन की बात करे, substantia nigra पार्किंसन के साथ. ठीक है. इस चीज को नहीं भूलना. Question number 36. The patient exhibiting hyperprolactinemia, signs with the decreased VN loss, has a problem in what? तो जब भी, हाँ पार्किंसंस, वेरी गुड. अब इसके अंदर आप लोग मुझे, अगर आप में से कोई मुझे बता दे, ये पिट्यूटरी है, इसने एंटीरियरली एक चीज को कंप्रेस करना है, सुपीरियरली कंप्रेस करना है, लैटरली कंप्रेस करना है और पोस्टीरियरली कंप्रेस करना है. एंटीरियरली ये ऑप्टिक नर्व को कंप्रेस करती है, लैटरली ये कवर्नस साइनस को कंप्रेस करती है
कैवर्नस साइनस। नीचे स्फेनॉइड एयर बोन होती है, ठीक है, स्फेनॉइड एयर साइनस भी बार दफा लिखा जाता है या स्फेनॉइड बोन भी लिखा जाता है, ठीक है। और ऊपर होता है ऑप्टिक क्याज्मा, ठीक है, सुपीरियरली होता है ऑप्टिक क्याज्मा। तो ये आपके पास एमसीक्यूज मल्टीपल टाइम आता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, अगर उसका ट्यूमर हुआ तो उसने ऑप्टिक नर्व को एंटीरियरली कंप्रेस करना है, सुपीरियरली ऑप्टिक क्याज्मा को कंप्रेस करना है, लैटरली दोनों तरफ कैवर्नस साइनस को कंप्रेस करना है, और नीचे की तरफ जो है वो एंटीरियरली स्फेनॉइड एयर साइनसिस को कंप्रेस करना है, ठीक है। तो इसीलिए पिट्यूटरी ट्यूमर की वजह से विजन लॉस हुई है, ठीक है। तो ये जो है वो रिलेशंस आप लोगों को पता होने चाहिए, इसके एमसीक्यूज आते हैं। ओके जी, यहाँ तक समझ आ गई? किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी तो नहीं? कंटिन्यू करें आगे? ठीक है, ओके, हाँ, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 37, द इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस इज डायग्नोज्ड बाय हेट्रोफिल एंटीबॉडीज, हेट्रोफिल शीप एंटीबॉडीज, ठीक है। इसके अलावा मोनोस्पॉट टेस्ट, ठीक है। हेट्रोफिल शीप एंटीबॉडीज इज प्रेफरेबल ओवर मोनोस्पॉट टेस्ट, ठीक है। तो आपको प्रेफरेंस पता होनी चाहिए, सीक्वेंस पता होनी चाहिए, हेट्रोफिल शीप ओवर मोनोस्पॉट टेस्ट, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 40, a patient exhibit the signs of myasthenia gravis, what is the best confirmatory test in it? तो myasthenia में बेस्ट confirmatory टेस्ट क्या है? नहीं, जो बेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट है ना माइस्थीनिया के अंदर, वो ईएमजी है, ठीक है। ईएमजी बेस्ट कंफर्मेटरी है, ठीक है। इनिशियली अगर आपने कराना हो तो हाँ, आपकी एंटीबॉडीज करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेस्ट कंफर्मेटरी आपके पास ईएमजी है, ठीक है। इनिशियली आप एंटीबॉडीज टेस्ट करा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, द डैमेज इन द न्यूक्लियस ऑफ आर्कोइड वुड रिजल्ट इन कैलमन सिंड्रोम। अच्छा, कैलमन सिंड्रोम में जो है वो काला सा आदमी है, ठीक है, जिसकी जिसको स्मेल भी कोई नहीं आती है, ठीक है। और उसका जो है वो प्यूबर्टी लॉस भी है, ठीक है। कैलमन सिंड्रोम में काला आदमी ऐसे गंदा सा, जिसको किसी चीज की स्मेल भी नहीं आती है, ठीक है, उसमें। अब इसमें कैलमन सिंड्रोम में आर्कुएट फेसिकुलस लॉस होता है, आर्कुएट फेसिकुलस जो है वो कंबाइन कर रहा होता है, ठीक है। अब उसके कनेक्शन होता है, ये आर्कुएट फेसिकुलस न्यूरो एनाटॉमी में हम देख लेंगे, ठीक है, आर्कुएट फेसिकुलस को भी कनेक्शंस होता है ये, ठीक है, फाइबर्स होते हैं ऐसे। तो इसके अंदर जब ये इसकी डैमेज होती है तो उसके अंदर कैलमन सिंड्रोम होता है, जो कि लॉस ऑफ स्मेल उसकी होगी, प्यूबर्टी लॉस होगी, ठीक है। तो आपके पास कभी प्यूबर्टी लॉस, लॉस ऑफ स्मेल के साथ एनोस्मिया लिखा होगा, ठीक है। एनोस्मिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है। तो काला सा आदमी है जो बहुत गंदा सा है, जिसको स्मेल भी नहीं आती और उसका प्यूबर्टी लॉस भी है, ठीक है, इस तरह याद कर। क्वेश्चन नंबर 42, द स्ट्रोक ड्यू टू बेरी एनोरिज्म इन्वॉल्व्स विच आर्टरी। तो बेरी एनोरिज्म में मैंने कल क्या बताया था, सबसे ज्यादा इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी इन्वॉल्वमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 43, द ट्यूमर ऑफ पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। तो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर क्या है कि अब आप ये देखें कि स्कल के अंदर पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में एक बड़ा सा होल होता है, वो उसको क्या कहते हैं, फोरामन मैग्नम, ठीक है। ये अगर मैं स्कल बनाती हूँ तो स्कल में ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में एक फोरामन मैग्नम है, जहां से क्या गुजरी है, ब्रेन स्टेम, ठीक है। अब ब्रेन स्टेम का पहला पार्ट क्या है, ब्रेन स्टेम के पार्ट्स बताइएगा। मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडल्ला, ठीक है। अब चूंकि यहाँ से ब्रेन स्टेम गुजरी है, तो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में जो होगा ट्यूमर वो मेडल्लोब्लास्टोमा है, ठीक है। Okay, ji. Question number 45. The brain tissues are damaged by stroke cells will be regenerated by astrocytes. ठीक है, repaired लिखा हो, regenerated लिखा हो। astrocytes जो है ये ग्लायल सेल्स हैं, हेल्पिंग सेल्स टाइप हैं, ठीक है। ये मैक्रोफेजेस टाइप भी एक्ट करते हैं, इम्यूनिटी में भी हेल्प करते हैं,
ठीक है, हेल्पिंग सेल्स हैं ये सीएनएस के। तो जो एस्ट्रोसाइट्स हैं उसकी वजह से रिपेयर और रीजनरेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 46, द कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस इन न्यू बॉर्न। तो स्टेप्टोकोकस लेंसिफाइड बी। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? स्टेप्टोकोकस। स्टेप्टोकोकस कौन सा है ये स्टेप्टोकोकस? एग्लैक्सिया। स्टेप्टोकोकस एग्लैक्सिया, ठीक है। और फेरेंजाइटिस के लिए कौन सा है? ग्रुप ए। ये स्टेप बी है, हाँ। ग्रुप ए बीटा हिमोलिप्टिक स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है। तो उसमें और इसमें फर्क है दोनों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, a 67-year-old female presents with a balance problem exam, nystagmus on the left lateral gas, a loss of left corneal reflex and reduced hearing in the left ear. What is the most likely cause? तो acoustic neuroma। अच्छा, अब इसके अंदर उसने लेफ्ट वाली चीजों को कवर किया है। अच्छा, जो हमारे पास ब्रेन स्टेम होती है ना, उसका पार्ट होता है मिड ब्रेन, पॉन्स, ठीक है, और मेडल्ला। अब ये जो मेडलरी पोंटाइन एंगल होता है ना, यहाँ से कुछ नर्व्स निकल रही होती है। ठीक है, मेनली यहाँ पे जो है ना वो कौन कौन सी नर्व निकल रही होती है? 5, 6, 7 और 8। जो कॉस्टिक न्यूरोमा होता है ना वो इस एंगल को कवर करता है। ठीक है, जब कॉस्टिक न्यूरोमा इस एंगल को कवर करेगा, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। तो कॉस्टिक न्यूरोमा इस मेडुलोपोंटाइन एंगल को कवर करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो लेफ्ट साइड के सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। अब क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं? क्रेनियल नर्व जो है वो निस्टैगमस है। तो निस्टैगमस किस नर्व की वजह से होगा? अगर लेफ्ट लैटरल गेज पे है तो लैटरल आई में कौन सी नर्व इन्वॉल्वमेंट होती है लैटरल मूवमेंट में? एब्ड्यूसेंट। और क्रेनियल नर्व 6 है ये। ठीक हो गया। फिर उसके बाद है लॉस ऑफ लेफ्ट कॉर्नियल रिफ्लेक्स। तो कॉर्नियल रिफ्लेक्स मैंने किस नर्व से बताया था? क्रेनियल नर्व 5 से। ट्राइजेमिनल हो गया। फिर उसके बाद है रिड्यूस्ड हेयरिंग इन द लेफ्ट ईयर। तो कौन सी क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व हुई? 8। ठीक है, तो ये चीजें हैं। इस तरह कोरिलेट करके अगर करेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अकॉस्टिक न्यूरोमा जो है वो इस एंगल को कवर करके तो ये डैमेज करता है। 48, विच आयन इज रेज्ड इन द malignant हाइपरथर्मिया। तो उसके अंदर जो है वो कैल्शियम आयन रेज्ड होता है malignant हाइपरथर्मिया के अंदर। 49। अच्छा, ये 49 अभी रहने दें, ये मैंने आपको स्पाइनल कॉर्ड के साथ कराना है, न्यूरो में। 50, a young man present with a complaint of one-sided facial flushing and heat up with no sweating। तो ये हॉर्नर सिंड्रोम है, जिसमें कौन सा सिंपैथेटिक लॉस होता है? कौन से लेवल का? सर्वाइकल सिंपैथेटिक लॉस, ठीक है। T1 के अबव ऊपर जो है ना वो लॉस होता है ये। क्वेश्चन नंबर 51, द पेशेंट हैज टेस्ट कम पॉजिटिव फॉर इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। तो कौन सा ऑर्गन है सस्पेक्टेबल टू इंजरी? तो स्प्लीन, ठीक है, क्योंकि इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में लिम्फोडिनोपैथी भी होनी होती है, और वैसे भी जो है वो डैमेज हो रहा होता है आरबीसीज वगैरह भी, तो उसके अंदर जो है वो हेपेटोस्प्लीनोमेगाली भी होती है बाज दफा। तो उसके साथ जो है वो स्प्लीन डैमेज होगी। 52, the child with the disturbed behavior suffering from fever and convergent squint, which of the following is most likely diagnosis? तो tuberculous meningitis। अच्छा, अगर आपके पास आपको समझ ना आ रही हो तो एक चीज याद रखें, जो टीबी मेनिंजाइटिस है वो बहुत सारी चीजें करता है। अब टीबी मेनिंजाइटिस के साथ मैंने एक चीज बताई थी कि टीबी मेनिंजाइटिस एक मोस्ट कॉमन चीज करता है। रिकॉर्डिंग में मैंने नोट करवाई थी। हाइड्रोसिफेलिस। हाँ, हाइड्रोसेफेलस, ठीक है। जब हाइड्रोसेफेलस अगर वेंट्रिकल्स ने प्रेशर डालना है सेरिब्रल एरिया पे, ठीक है, कॉर्टेक्स के मोस्ट सारे पार्ट्स पे, तो चीजें डिस्टर्ब हो सकती हैं। ठीक है, अब वो कन्वर्जेंट इसलिए हुआ क्योंकि अगर मैं ऑप्टिक नर्व की भी बात करूं या ऑक्यूलोमोटर नर्व की बात करूं,
तो ऑप्टिक नर्व जो कि ब्रेन में डायरेक्ट सिग्नल्स लेके जाती है, तो अगर वहां पे वेंट्रिकल्स हाइड्रोसेफेलस हो जाए और वो प्रेशर सिम्टम्स कॉज करे, तो ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी आईज जो है वो अफेक्ट हो। ठीक है, तो इस तरह ये है टीबी मेनिंजाइटिस के साथ एसोसिएटेड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 53। द बर्किट लिम्फोमा इज कॉज्ड बाय एप्स्टन बार वायरस ड्यू टू व्हाट? तो ये अफ्रीकन में कॉमन होता है एप्स्टन बार वायरस। ये मल्टीपल टाइम एमसीक्यूज आएगा, इसको रट लें कि अफ्रीकन में एप्स्टन बार वायरस है। ठीक है जी। 54 रिपीट है। अच्छा, 57 पे आ जाए। द पेशेंट प्रेजेंट विद द स्पेल्स ऑफ डिजीनेस एंड डिप्लोपिया, नाउ प्रेजेंटेड विद द कॉमा। उसके अंदर है बेसिलर आर्टरी थ्रोम्बोसिस। ठीक है, बेसिलर आर्टरी कहाँ होती है? नीचे नेक की तरफ। वर्टिबल आर्टरी के बाद मैंने क्या बताया था? बेसिलर आर्टरी है जो कि पॉन्स के लेवल पे है। ठीक है, तो अगर एक पेशेंट को स्पेल्स ऑफ डिजीनेस और डिप्लोपिया आ रहा है, तो वो जो है वो उसके अंदर बेसिलर आर्टरी इन्वॉल्वमेंट होगी। ठीक है, उसके अंदर जो है वो जहाँ पे बेसिलर आर्टरी, फिर ये पॉन्स है, मिड ब्रेन का लेवल है। ठीक है, अब यहाँ पे जो जो बेसिलर आर्टरी जा रही है मिड ब्रेन के लेवल पे, एक तो क्रेनियल नर्व 3 पड़ी हुई है, 4 पड़ी हुई है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बेसिलर आर्टरी डैमेज हो रही है पॉन्स और मिड ब्रेन के लेवल पे, तो ये डिप्लोपिया कर सकती है। ठीक है, एक बात। दूसरी, बेसिलर आर्टरी जो है वो आगे किस में चली जाती है? पोस्टीरियर, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी में। ठीक है, तो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी में जब बेसिलर आर्टरी जाती है, तो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी हमारे कॉर्टेक्स के पीछे वाले पोस्टीरियर एरिया को सप्लाई करती है, जहां पे जिसे हम ऑप्थेल्मिक एरिया भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए बेसिलर आर्टरी की वजह से आईज इन्वॉल्वमेंट आ रही है। ठीक है, ये समझ आ गई है पॉइंट की? ओके फाइन। Question number 58. The middle-aged man presented with meningitis after having the lung abscess, तो staph aureus की वजह से होगा। 59, क्योंकि lung abscess most commonly जो है ना वो staph aureus की वजह से। 59, the kid with meningitis then developed the bilateral deafness, तो क्या हुआ है? डैमेज हो गया न्यूरोनल पाथवेज जो